सिर या शिखर किसे कहते हैं? दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है। जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े में ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। गिरिया या गर्दन किसे कहते हैं? जड़ तथा शिखर के बीच के भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। अल्सर किसे कहते हैं? अमाशय की दीवार में अमाशय की ग्रंथियों में कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार आकार अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है, जो अल्सर कहलाता है। पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? अमाशय की दीवार में होने वाला इस प्रकार का घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। छोटी आंत किसे कहते हैं? छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नल में इसकी पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। बड़ी आंत किसे कहते हैं? बड़ी आंत छोटी आंत के अगला भाग में खुलता है। आहार नाल के अगला भाग में खुलता है। बड़ी आंत 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाती है। सीकम किसे कहते हैं? छोटी आंत तथा बड़ी आंत के नली के जोड़ पर सीकम कहलाती है। छोटी नली होती है जो सीकम कहलाती है। अपेंडिक्स किसे कहते हैं? सीकम का शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद होता है। अपेंडिक्स कहलाती है। जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। चूंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा भी कहते हैं। उसकी ईंधन क्या है? जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। किण्वन किसे कहते हैं? पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो इष्ट में होता है। अवायवीय और वायवीय शोषण में क्या अंतर है? अवायवीय एवं वायवीय शोषण में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। एक में वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण इसकी अनुपस्थिति में होता है। 2 में वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। 3 में वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा पायरुवेट, इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। 4 में वायवीय शोषण की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में शोषण की क्रिया जंतुओं में शोषण की क्रिया से किस प्रकार भिन्न होती है? पौधों में शोषण की क्रिया जंतुओं के शोषण से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। 1 में पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग शोषण होता है। 2 में जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। 3 में पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। गिल कोष्ठ क्या है? एक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होती है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। वायवीय शोषण क्या है? उपसंग वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, जो वायवीय शोषण के उपयोग में आता है। मानव शोषण अंग क्या है? मनुष्य में नसिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। कांची किसे कहते हैं? नासिका वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। नासिका क्या है?
नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र में खुलते हैं, जो भीतर की ओर दो अलग अलग यानी दायां और बायां नासिका वेशमों में खुलती है। दोनों नासिका वेशम एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ क्या है? नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। प्रश्वास क्या है? श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं। फेफड़े में शोषण गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? सॉरी